नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मार गिराया। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और पुलिस को सतर्क रहने तथा शांति सुनिश्चित करने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अगले 2 से 3 वर्ष में निर्माण क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच भीषण संघर्ष में कम से कम 27 लोगों की मौत और 200 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गैंगस्टर से नेता बने तथा उमेशपाल अपहरण मामले में दोषी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कल रात प्रयागराज में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। ये हमला कैल्विन मेडिकल कॉलेज के निकट उस समय हुआ जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए ले जा रही थी। हत्या के बाद तीनों हमलावरों ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, प्रयागराज और राज्य के अन्य 73 जिलों में धारा 144 लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग से कराने के निर्देश दिए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, राज्य के पुलिस महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा और विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों को अलर्ट पर रहने और प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के समक्ष दिल्ली आबकारी नीति के मामले में आज पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे। सीबीआई ने अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पूछताछ के लिए श्री केजरीवाल को समन भेजा है। एक रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच पिछले वर्ष शुरू हुई थी, जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम है। सीबीआई ने श्री सिसोदिया को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने बाद में इसे रद्द कर दिया था। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया कि आबकारी नीति के प्रारूप को जिस बैठक में स्वीकृत किया गया था, उसकी अध्यक्षता श्री केजरीवाल ने ही की थी। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र कल बुलाया गया है। ये सत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा के चौथे सत्र का दूसरा चरण है। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे से आरंभ होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र देश की विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण इंजन है और ये बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सक्रिय सहयोग से इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत लचीलापन दिखाया है। श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र व्यापार और रोजगार तथा स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश अगले 2 से 3 वर्षों में निर्माण के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में हुई शराब दुर्घटना की जांच आपराधिक जांच विभाग से कराने का आदेश दिया है।
पुलिस अपर महानिदेशक जेएस गंगवार ने कहा कि शराब दुर्घटना के अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष कार्यबल गठित किया गया है। जिले में छापेमारी भी की जा रही है। अब तक 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना से संबंधित सभी सूचना एकत्रित करने के आदेश दिए हैं। राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के विभिन्न क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मृत्यु हुई है। 19 लोगों की हालत नाजुक होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लोगों का इलाज मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि प्रशासन मोतिहारी शराब दुर्घटना में मरने वालों की संख्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। राज्य के विभिन्न भागों में शराब से मरने वालों की हाल की घटना से सबक नहीं लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करेंगे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारायण को अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया था। इस वर्ष का सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन कल सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे और इसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और ये सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में 2023 बदलाव का वर्ष के अंतर्गत तय की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अग्निपथ योजना, डिजिटीकरण और यांत्रिकीकरण की भी समीक्षा की जाएगी। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का विषय है सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था। सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में उद्योगों को जानकारी देना है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है आयुष्मान भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सेहत के मोर्चे पर आयुष्मान भारत योजना से कमजोर तबके को महंगे इलाज में मिल रही राहत की चर्चा की है। उदारीकरण के दौर में स्वास्थ्य और चिकित्सा लगातार महंगे होते गए हैं। आम लोगों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर भी कुछ गंभीर रोगों का इलाज महंगा है। दुर्भाग्यवश होने वाले ऐसे रोगों का इलाज कमजोर तबके के लिए कठिन रहा है। लेकिन ऐसे मामलों में आयुष्मान भारत योजना कमजोर वर्ग के लिए राहत का जरिया बनकर उभरी है। 31 मई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस राहत पर ही लोगों का ध्यान दिलाया है। मणिपुर के चुरा चांदपुर में 6 साल के बच्चे केलेनसांग, उसको भी इसी तरह आयुष्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेनसांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बीमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठिन हो रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुफ्त इलाज हो गया है।
मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से नए विचारों के साथ देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त बनाने और भारत को सुरक्षित, मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की मदद करने का आग्रह किया है। उदयपुर में कल जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के पूरे प्रयास कर रही है। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष में 27 लोग मारे गए और 200 अन्य घायल हुए हैं। अर्धसैनिक बलों ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन, खार्तूम का हवाई अड्डा और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान उनके नियंत्रण में हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने संघर्ष रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की है। सूडान में भारतीय दूतावास ने सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष को देखते हुए अपने नागरिकों से घरों में ही रहने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हराया। लखनऊ में पंजाब ने 160 रन का लक्ष्य 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से पराजित किया। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को कल रात इम्फाल में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले के 59वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। 19 वर्षीय दिल्ली की श्रेया पुंजा पहली उपविजेता और मणिपुर की थौना औजम स्ट्रेला लोआंग दूसरी उपविजेता रही। राज्य की 30 विजेताओं में से इन महिलाओं को शीर्ष 3 के रूप में चुना गया है। अब नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। प्रयागराज में फर्जी मीडिया कर्मी बनकर आए 3 हमलावरों के माफिया अतीक और अशरफ को गोली मारने की खबर अधिकांश अखबारों की पहली खबर बनी है। अखबारों ने लिखा है, मीडिया और कैमरे के सामने वारदात को अंजाम दिया। दैनिक जागरण ने लिखा है, मुख्यमंत्री योगी ने आधी रात में अफसरों को तलब किया। यूपी में लागू हुई धारा 144। जनसत्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आज सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, अहम बिंदुओं पर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। जापान के प्रधानमंत्री पर हमले के बाद उनके बाल बाल बचने की खबर आज हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता ने पहले पन्ने पर दी है। हरिभूमि की बड़ी सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण में सुधार करते हुए धरती को बचाने के लिए सोच बदलने की जरूरत, इसे जन आंदोलन का रूप देना होगा। देश के लोगों के प्रयासों की पीएम ने प्रशंसा की। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में संक्रमण दर 31% के पार। 24 घंटे में 1396 नए मामले। देशबंधु ने पहले पन्ने पर लिखा है, 6 महीने में एक ही दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मामले। राजस्थान पत्रिका ने सुरक्षा शीर्षक से लिखा है, खरीद का प्रस्ताव अंतिम चरण में, सेना जल्द ही खरीदेगी 250 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। अखबार ने लिखा है, भारत रॉकेट फोर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। शनिवार पारा 40 के पार। हल्द्वानी और नैनीताल जैसे इलाके भी तपे। जनसत्ता ने समूचे उत्तर भारत में अचानक गर्मी बढ़ने के साथ लिखा है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा। राजस्थान पत्रिका की खबर है, साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मार गिराया। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और पुलिस को सतर्क रहने तथा शांति सुनिश्चित करने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अगले 2 से 3 वर्ष में निर्माण क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। और सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।